हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। आई होप प्रीतम सर को तो सब जानते ही हैं। पहले हमारे चैनल पे एक और बहुत जबरदस्त वीडियो आई थी प्रीतम सर के साथ, और आप लोगों की स्पेशल रिक्वेस्ट पे प्लस मेरी भी बहुत इच्छा थी कि प्रीतम सर के साथ एक और सिटिंग लगाई जाए। और अब इच्छा है कि और बहुत सारी सिटिंग लगाई जाए और बहुत सारी चीजें जो है वो सीखी जाए। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड, आज का पॉडकास्ट। और आज का एजेंडा क्या है? आज का एजेंडा है ओवरऑल डिस्कशन हम लोग करेंगे, जो चीजें चल रही हैं, रिजल्ट, इवन प्रीतम सर की जो एक्सपर्टीज है जीएसटी के अंदर उसका भी फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। बजट पे थोड़ी बहुत चर्चा भी करने की कोशिश करेंगे। जो लोग क्वालिफाई हुए हैं उनके लिए, जो लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं उनके लिए, जॉब मार्केट में क्या चल रहा है, प्रैक्टिस में क्या चल रहा है, एक ओवरऑल डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं सीए फ्रेटर्निटी से रिलेटेड। प्रीतम सर, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप? यस, बढ़िया सर, बढ़िया। नीरज सर, हाउ आर यू? बहुत बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। एंड बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस था पिछले वाला, जिसने मोटिवेट किया कि आपके साथ दोबारा से एक बार बैठा जाए और चर्चा की जाए। सर, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि एक सर, ये मेरा एक सवाल है। एंड गाइज, मैं पहले अपने व्यूअर्स को बता दूं कि हमने कुछ प्लान नहीं किया है कि मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा या प्रीतम सर वो रिप्लाई देंगे। इट्स कंप्लीटली अनप्लान्ड। सर, मैंने अभी देखा कि न्यू कोर्स में लगभग 11,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, 11,800 कुछ लगभग, और ओल्ड कोर्स में सर लगभग 2,000 या 1,000 के आसपास चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो कुल मिला के जो है 13-14 हजार के आसपास चार्टर्ड अकाउंटेंट सर निकले हैं। ये नंबर सर आपको सुन के कैसा लगता है? अपने टाइम में क्या होता था, जरा उस पर थोड़ी सी चर्चा हो जाए। यस सर, हमारे टाइम में तो ऑब्वियसली बहुत ही कम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं। मैं आई कैन शेयर विद ऑल ऑफ यू माय पर्सनल एक्सपीरियंस। मेरे सामने एक सीए फाइनल के स्टूडेंट बैठते थे जब मैं सीए फाउंडेशन में था। 99-2000 की बात है। वो बंदा बहुत रात दिन, यानी कि सुबह 7 से लेकर रात के 2 बजे तक पढ़ता था। एंड जब रिजल्ट आया तो ही वॉज द ओनली गाय हु क्लियर्ड इन आवर लाइब्रेरी। और उनका नाम मिस्टर मुंदड़ा था शायद, और उनको 403 मार्क आए आउट ऑफ 800। सिर्फ 3 मार्क एक्स्ट्रा आए थे। एंड दिस गाय वॉज इन रैंक। ही गॉट अ रैंक विथ 3 मार्क एक्स्ट्रा। सो दैट वाज समथिंग विच वाज आवर एरा, जहां पर थोड़ा भी आप, यानी कि इतने कम लोग पास होते थे। टोटल पूना में उस टाइम पे 7 या 8 पीपल चार्टर्ड अकाउंटेंट बने थे उस टाइम में। तो वो उसके कंपैरिजन में आते थे यार 11-12 हजार, 13 हजार, तो सडनली एक बहुत बड़ा नंबर लगता है। बट एट द सेम टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अपना जो जीडीपी है उस टाइम का और इस टाइम का, जो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज है, पॉसिबिलिटीज है उस टाइम की और आज की, उस टाइम पे लार्ज ऑर्गेनाइजेशन डोमिनेट करते थे। अभी स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन डोमिनेट करने लगे, जैसे थ्रू स्टार्टअप। तो अपॉर्चुनिटीज मुझे लगता है कि उतने बढ़ गई है। तो सर्टनली इट्स समथिंग लाइक 13,000 14,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना नंबर वाइज बहुत बड़ा लगता है, लेकिन लगता है कि उतने ही अपॉर्चुनिटीज भी अवेलेबल है अभी ये यंग जनरेशन के लिए, विच इज रियली गुड। एक और जो मुझे जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट लगता है, जब 13,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट अभी जब जॉब यानी कि क्वालिफाई हो जाते हैं, तो सडनली ना इमीडिएटली एक स्ट्रीम ऑफ पीपल ना इमीडिएटली रश करना चालू कर देता है जॉब ढूंढने के लिए, कि मैं प्रैक्टिस करूँ क्या, मैं कोचिंग करूँ क्या, मैं स्टार्टअप खोलूँ क्या। तो हर कोई रश में लग जाता है। अभी हम सब बच्चों ने एक ध्यान देना चाहिए कि यार 24-25 साल आपने एजुकेशन लिया है अब तक, बराबर है। सीए कोर्स आपका 4-5 साल चला रहेगा, लेकिन बचपन से लेकर अब तक एकदम आपका पीक बोल सकते हैं एजुकेशन का, वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स होगा। तो अभी 24-23 जो भी आपका एज है, उस टाइम पे ना थोड़ा रुकिएगा। अभी रश में मत भागिएगा, यानी कि आप भीड़ में ना जस्ट कोई भी दरवाजे जहां खुला है उधर घुस जाते हैं। अभी कि ऑडिट में अपॉर्चुनिटी चले गए, अकाउंट्स में चले गए, इंडस्ट्री में चले गए, बिग 4 में चले गए, स्मॉल फर्म में चले गए। सो डोंट रश नाउ। चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए ना, उस चीज को ना थोड़ा रिलीज करो। कपल ऑफ वीक्स ना खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, सो दैट यू नीड टू नो नाउ कि पहले 25 साल में एजुकेशन लिया, नेक्स्ट 25 साल में अभी क्या टारगेट करो, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट टारगेट फॉर मी। बिकॉज इट इज नॉट about becoming chartered accountant, because once you become chartered accountant all the possibilities are open for you. तो आपका भी ध्यान देना ये 13-14 हजार चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को कि व्हाट शुड बी देयर नेक्स्ट टारगेट, व्हाट दे वुड लाइक टू अचीव। बिकॉज यहाँ से अभी अप ही होने वाला है, यहाँ से डाउन नहीं है। आपने एक ऐसे मुकाम पे आ चुके हैं, यहाँ से अभी डाउन कुछ भी नहीं है। वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू, you just need to think what can I become now, what can I do better, that should be your focus. अभी फेलियर वगैरह सब भूल जाओ। राइट यू आर अ क्वालिफाइड पर्सन नाउ। क्या गजब का थॉट प्रोसेस दिया सर आपने। मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट साइड जो है सोचने को बोली, क्योंकि इस समय हर जो आपने बात बोली ना, इवन मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, सर जॉब कैसे लगेगी, सर मुझे इस फील्ड के अंदर जाना है। तो एक ना वो रश जो आपने बोला, एक फोमो फोमो भी आ रहा है साथ साथ में कि हाय मुझसे कुछ छूट ना जाए, हाय मेरा दोस्त आगे ना निकल जाए। तो आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट सलाह। मैं एक बार सर की बात को जरा दोबारा से बोलने की कोशिश करता हूँ। प्लीज गाइज वेट, आपने अगले 25 साल किस चीज के साथ गुजारने हैं वो डिसीजन ले रहे हैं आप, तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। और अब एटलीस्ट अब कोई प्रेशर नहीं है
पहले तो हमेशा एक एकदम धक्का बराबर। था कि भाई सीए करनी है, सीए करनी है, सीए करनी है। अब आप आराम से बैठ के थॉट देके आगे बढ़ सकते हैं। यस। क्या गजब की बात है सर। जीडीपी पे चर्चा हुई सर, करेक्ट। तो जीडीपी से सर थोड़ा सा बजट की तरफ मुड़ते हैं कि अब जीएसटी के बजट से सर कितनी आपकी एक्सपेक्टेशन थी, क्या आपके थॉट प्रोसेस रहे उसके ऊपर, और कैसा लगा सर? मैं पहले अपनी बात भी बता देता हूँ, मैं तो सर हाँ जीएसटी में प्लीज। तो स्टूडेंट्स को पढ़ाता ही हूँ। इनकम टैक्स से थोड़ा ज्यादा लगाव रहता है क्योंकि वो ना बहुत ज्यादा पिंच करता है कभी कभी। तो मैं बच्चों के साथ ही जीएसटी की क्लास में बैठ के बजट सुन रहा था। निर्मला सीतारमन जी ने इनकम टैक्स में चार पांच बातें बोली, और एंड यस। देन वी मूव टू इनडायरेक्ट टैक्सेस, वो इतना कह के आगे करेक्ट। चलेगी। तो एक बड़ा ना एक बैकग्राउंड म्यूजिक चला, सारे सपने कहीं खो गए, हाय हम कैसे क्या हो गए। हो गया। तो करेक्ट। जीएसटी में सर आपकी क्या फीलिंग थी प्लीज? सर नीरज, आपने एकदम परफेक्टली पॉइंट आउट किया। अगर आप 157 पैराग्राफ का बजट देखेंगे तो उसमें एक पैराग्राफ जीएसटी के बारे में बात करता है। हम्म 90 मिनट की बजट स्पीच सुनेंगे हम तो लगभग सिर्फ 3 मिनट हम्म बजट में जीएसटी के बारे में बोले गए हैं। हम्म तो क्वांटम वाइज इट वाज वेरी स्मॉलर नंबर, बट एज दे ऑलवेज से कि डेविल लाइज इन द फाइन प्रिंट। जब हमारे पास फाइनेंस बिल आया, लगभग 11 पेज की चेंजेस थी जीएसटी एक्ट में, हम्म बट स्टिल एज कम्पेयर टू इनकम टैक्स वो क्वांटम बहुत कम है। उसका रीजन ये है कि अभी हम यूनियन बजट जब देखते हैं, वहां पर द थॉट प्रोसेस ऑफ द फाइनेंस मिनिस्ट्री इज टू ओनली मेक चेंजेस इन द जीएसटी एक्ट, दैट्स राइट इट। बाकी उसके बाद में 6 मिनी बजट होने वाले हैं अभी। वो मिनी बजट कौन से है? जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हम्म एवरी 2 मंथ्स, बिकॉज जीएसटी जब से आया है अब तक लगभग 28 जीएसटी काउंसिल मीटिंग हो चुकी है 4.5 साल में। यानी कि लगभग एवरी 2 मंथ यू हैव वन जीएसटी काउंसिल मीटिंग कमिंग अप। एंड ये जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है, दे आर एज गुड एज द मिनी बजट, जहां पर आप प्रैक्टिकली देखेंगे किस तरह से रूल चेंज हो रहे हैं, प्रोसीजर चेंज हो रहे हैं, जीएसटी पोर्टल चेंज हो रहे हैं, वेरियस सर्कुलर्स लाए जा रहे हैं, न्यूमरस नोटिफिकेशंस लाए जा रहे हैं। तो इसके लिए क्या हो गया कि जीएसटी प्रोफेशनल्स के लिए पहले सिर्फ एक यूनियन बजट आता था तो रात अपने को काली करनी पड़ती थी, यानी कि गुजारनी पड़ती थी समझने में वगैरह। बट अभी ऐसा नहीं है, हर मिनी बजट के बाद, जीएसटी काउंसिल मीटिंग के बाद अपने को चेंजेस समझने पड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि जो पहले एक होता था एक साथ आपको समझने हैं चेंजेस, अभी साल भर आपको चेंजेस समझने हैं। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन आई वुड से डायरेक्ट टैक्स रिलेटेड चेंजेस एंड इनडायरेक्ट टैक्स रिलेटेड चेंजेस। सर आई तो थिंक जब हम दिस मेक्स जीएसटी वेरी इंटरेस्टिंग एंड कॉम्पिटिटिव, एंड मैं बोलूंगा कि चैलेंजिंग ऑल्सो। ये जीएसटी की 100% फील्ड को ऐसा बना देते, राइट? करेक्ट, बिकॉज जीएसटी अभी पहले कैसा था, स्प्रिंट हुआ करता था इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि एक्साइज सर्विस टैक्स। एक दिन में पूरा बजट चेंजेस समझ लो, साल भर उसको अप्लाई करो। एक दो सुप्रीम कोर्ट के बीच में जजमेंट आ जाते थे, एक दो सर्कुलर, लाइफ चिल था। अभी स्प्रिंट नहीं है, अभी मैराथन है वो। एंड सिर्फ 4.5 साल हो चुके हैं मैराथन को चालू किए हुए, ये राइट चलने वाला है अभी। तो आपको अभी ना मैराथन का प्रिपरेशन करना है, जिसको भी जीएसटी में काम करना है। अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, बिकॉज मैराथन आपको सब पता है सर। अगर मैं किसी को भी बच्चे को अभी कहूंगा 100 मीटर की रेस आप भाग सकते हैं क्या, इमीडिएटली भागेगा। आप भी भागेंगे, मैं भी भागूंगा। लेकिन अगर हम बच्चों को पूछे मैराथन भाग सकते हो क्या, तो क्वेश्चन मार्क रहेगा, यार पॉसिबल नहीं है करके। एंड आई थिंक दैट इज व्हाट इज गोइंग टू मेक जीएसटी फील्ड वेरी यूनिक, वेरी चैलेंजिंग, एंड एट द सेम टाइम वेरी मच रिवॉर्डिंग। बिकॉज यहाँ पर बहुत कम लोग रहने वाले हैं जो इस मैराथन का जो प्रेशर है रात दिन का, वो हैंडल कर पाने वाले हैं। एंड जो रहेगा वो उसके फ्रूट बहुत ही अच्छे तरह से एंजॉय कर पाएगा आने वाले कुछ कपल ऑफ ईयर्स में। सर क्या बात है सर, अभी हमें बात करते हुए सिर्फ 9 मिनट हुए हैं और मेरे मोटिवेशन लेवल हाई हो जाते हैं सर आपसे बात करके ना। ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही मतलब गजब का सर थॉट प्रोसेस। तो गाइज जो भी लोग देख रहे हैं, सीए स्टूडेंट्स, इंटरमीडिएट वाले, फाइनल वाले, जीएसटी इज अ मैराथन। ये ट्विटर पे ट्रेंड करना चाहिए, जीएसटी इज अ मैराथन। और आपके फील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैं तो सर एक बात समझाऊं, जहां चैलेंज है वहीं अपॉर्चुनिटी है। तो अगर जीएसटी चैलेंज फेंक रहा है आपके ऊपर, तो आप उसे एज अ अपॉर्चुनिटी लो और स्टार बन के जो है वो निकलो। सर एक एक जब जीएसटी की बात चली रही है, एक फ्रेशली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसने भी क्वालिफाई किया है एंड ही वांट्स टू बिल्ड हिज और हर करियर इन जीएसटी, तो मेरे पास दो सवाल हैं, हाउ टू स्टार्ट एंड हाउ टू बी अपडेटेड। शायद आपको बड़े बचकाने सवाल लग रहे हो, लेकिन मैं ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ कि हाउ टू स्टार्ट एंड हाउ टू कीप योरसेल्फ अपडेटेड। क्योंकि आपने बताया कि भाई हर 2-3 महीने में एक मिनी बजट आ रहा है, और सर मैं इस बात को फील कर सकता हूँ क्योंकि हम भी जब पढ़ा रहे होते, इवन सर सच बताऊं तो आईसीआई की बुक भी क्लियर नहीं है इस बारे में। वो भी कहते हैं जी यहाँ तक पढ़ लेना, इसके बाद का हमें अभी पता नहीं है क्या हो रहा है, राइट? तो इस चीज को सर कैसे देखते हैं आप, कैसे स्टार्ट किया जाए सर जीएसटी में करियर अपना? वेरी ट्रू सर। सर मुझे लगता है कि एक जो फाउंडेशन है कोई भी लॉ में, या मैं कहूँगा पर्टिकुलरली टैक्स लॉज में ना, आप कभी भी ना पुशी सेल्समैन नहीं होने चाहिए। यू शुड बी अ नॉलेज मैग्नेट। आप स्टील मत बनो, मैग्नेट बनो। और मैग्नेट कैसे बन पाओगे? इतना नॉलेज अपने में भर लो ना कि जो भी जॉब अपॉर्चुनिटी आपके पास खींची चली आए।
हर चार्टर्ड अकाउंटेंट टुडे इज अ स्टील, ही इज अ मैन ऑफ स्टील, ही इज अ वुमन ऑफ स्टील, बट फिर भी मैग्नेट नहीं है। अगर मैग्नेट रहेगा ना तो लोग उसकी तरफ खींच खींच के आएंगे, उसकी तरफ आएंगे, उसको किसी की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। तो एज अ जीएसटी प्रोफेशनल सर, हमने एज ए इंडिविजुअल, मैंने हर दिन एक डिसीजन लिया कि मुझे पढ़ना ही है। देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर मी, सुबह 6 बजे उठ के 2 घंटा 3 घंटा पढ़ना ही है। तो इस टाइप का अगर आप हैबिट डालोगे, बेसिक फाउंडेशन अगर स्ट्रॉन्ग करोगे, नॉलेज अगर कंटिन्यूसली गेन करोगे, स्लोली 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 यू विल बिकम अ मैग्नेट। एंड एक बार वो आदत लग गई, जैसे प्रॉब्लम क्या हो जाता है, बुरी आदतें बहुत जल्दी लगती है और छूटती नहीं है, बट अच्छी चीजें आदतों का ना लगने के लिए टाइम लगता है। तो अगर आप 2-3 महीना कंटिन्यूसली रीड करोगे ना, तो वो लॉन्ग टर्म में आपके पास रुकेगी। तो मुझे लग रहा है एक बेसिक कोई भी बुक उठाओ, जो भी रेडी रखने लगता है, लो आपके नोट्स रहेंगे नीरज सर के, आपके नोट्स ले लीजिए, जो भी लगता है बेस्ट जो बुक्स अवेलेबल है ले लीजिए, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करिए, नॉलेज गेन करिएगा। और जैसे नॉलेज गेन हो जाएगी आपके अंदर ना खुद इच्छा आएगी, यार मुझे और पढ़ना है। आपने कोई एडवांस रूलिंग देखा, आपको लगा यार ये सेक्शन में तो मैंने ऐसा पढ़ा था, तो ऑटोमेटिकली योर माइंड विल गो बैक टू दिस सेक्शन। जब आप सेक्शन पढ़ रहे हो तो ऑटोमेटिकली लगे अरे इसके ऊपर कोई एडवांस रूलिंग आया कि मैं देख लेता हूँ, या कोई केस लॉ आया कि देख लेता हूँ। तो धीरे 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 आपको हैबिट हो जाएगी रीड करने की। वंस यू बिकम अ पर्सन हु इज रेगुलरली रीडिंग, आपके पास टॉकिंग पॉइंट रहेंगे हर बार, कहीं पर भी मीटिंग में गए, कलीग के साथ बात कर रहे हो, धीरे धीरे वो नॉलेज बाहर निकलेगा। एंड जैसे ही नॉलेज बाहर निकलेगा ना, लोग आपके साथ बात करेंगे उस टॉपिक पे, लोग आपको देखेंगे, अरे जीएसटी का क्वेरी है ना, मैं इसको पूछता हूँ। तो स्लोली 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 परसेप्शन क्रिएट होगा लोगों का कि यार ये बंदे को जीएसटी आता है। टाइम लगता है उसमें, परसेप्शन क्रिएट करना पड़ेगा और उसके बाद रियलिटी बनती है। बट परसेप्शन इज फर्स्ट देन द रियलिटी। लोगों को लगता है यार मेरे को कोई पूछता नहीं, अरे बट पहले परसेप्शन क्रिएट करो ना। परसेप्शन क्रिएट करने के लिए फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करो, दैट इज रीड। Slowly slowly you will read, create the perception, and you will become a magnet and opportunity will flow to you. सर मैं क्या बताऊं, मेरा तो मन कर रहा है सर इस वीडियो को ना पेड वीडियो बना दूं सर। सच बता रहा हूँ सर, ये जो आपने जो लास्ट हमने जो 2 मिनट में जो आपने बोला है सर, आई थिंक वो कहानी का सार है। आपको किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट बनना है, यू हैव टू बी अ नॉलेज मैग्नेट, और रीड 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 करते रहें, लोगों का परसेप्शन, लोगों की क्वेरी सॉल्व करते रहें, और अपने आप ही जो है लोगों को लगेगा कि भाई दिस इज द मैन, दिस इज द गो टू मैन फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, एंड यू नो पीपल विल रीच आउट, और उसके बाद आपका आपका एक एक्सपर्टीज बनता जाएगा। गाइज इस 2-3 मिनट को ना मैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कट करके अपने पास रख लो। ये कहानी का सार है कि अगर आपने अपने प्रोफेशन में हाइट्स को पकड़ना है, सीए में किसी भी फील्ड में, आई थिंक प्रीतम सर ने जो बताया वो इररिस्पेक्टिव ऑफ फील्ड एप्लीकेबल है। सर ने भी यही बात बोली कि आप बस नॉलेज मैग्नेट बनिए और उस नॉलेज को फिर धीरे धीरे पोर्ट्रे करना सीखिए। क्योंकि एक सर बात बस मैं ऐड कर रहा हूँ, आई थिंक आप तो सर वो करते ही बहुत अच्छे तरीके से। प्रीतम सर को मैंने अभी रिसेंटली देखा, सर ने मीम्स यूज करने शुरू करे हैं। तो अब ये देखिए कितना अनऑर्थोडॉक्स तरीका है अपने पास जो ज्ञान है उसको दूसरों से शेयर करने का। अनऑर्थोडॉक्स इसलिए क्योंकि अगर आप किसी सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाएंगे तो शायद वो बुरा मान जाएगा कि यार ये तो मीम यूज करते हैं, अगर मैं मीम यूज करूं तो। लेकिन सर ने उस मीम से जो है वो नॉलेज भी जो है वो देनी शुरू करी। और ये क्यों, जो मुझे मैं समझ पाया, देखो जी, जैसा देश वैसा वैसा भेष। और आई थिंक प्रीतम सर जिस तरह के ऑडियंस से डील कर रहे हैं लिंक्डइन पे या बाकी प्लेटफॉर्म्स पे, वहां पे सब लोग जो है वो सीरियस चीजें नहीं देखना चाहते, वो समझना चाहते हैं, नॉलेज गेन करना चाहते हैं, लेकिन विद फन। और सर ने वही किया। तो जो नॉलेज मैग्नेट बनने का आपके पास ज्ञान आए, उस ज्ञान को आप दूसरों तक पहुंचाएं, धीरे धीरे लोगों की परसेप्शन आपकी तरफ जो है वो चेंज होती है, अच्छी बनती है। वहां से फिर अपने प्रोफेशन को बिल्कुल आगे उठा के ले जा सकते हैं। क्या बात है सर। एंड सर जस्ट आपने जस्ट नॉलेज और एंटरटेनमेंट का जो पिक्चर के बारे में बहुत जबरदस्त आपने बात कही। तो पहले क्या होता था सर, जो एंटरटेनमेंट था ना उसको एंटरटेनिंग वे से लोग देखते थे, बट अभी धीरे धीरे क्या हो गया है ना, नॉलेज को भी ना लोग एंटरटेनमेंट वे से देखने लगे हैं। यानी कि उनको नॉलेज के थ्रू भी एंटरटेनमेंट चाहिए एंड एंटरटेनमेंट के थ्रू नॉलेज चाहिए। राइट राइट, ये यूनिट ब्लेंड आने लग गया है अभी। एंड अगर ये ट्रेंड है तो हमको उस ट्रेंड में ब्लेंड होना पड़ेगा, सो दैट वी आर एबल टू रीच आउट टू पीपल। अगर मैं सिर्फ सीरियस फेस लेके ऐसा बैठा रहूंगा, मुझे आता है, मैंने 15 किताबें लिखी है, एंड अगर वो बात अगर स्टूडेंट तक कही है या नेक्स्ट प्रोफेशनल तक पहुंच ही नहीं पा रही है, तो उसका यूज ही क्या है ना। वो बुक जो है उसका जो वैल्यू है, लिटरली उसका बुक का वैल्यू रद्दी के जैसा हो गया, बिकॉज यू आर नॉट बीन एबल टू पास ऑन दैट नॉलेज टू द राइट पीपल। मुझे लग रहा है कि रीचिंग आउट टू पीपल, ट्राइंग टू शेयर नॉलेज शुड बी द ऑब्जेक्टिव। जैसा आपने कहा, जैसा देश वैसा भेष, जो भी रास्ता मिलता है उस तरीके से रीच आउट करना चाहिए। एंटरटेनमेंट तो एंटरटेनमेंट, नॉलेज तो नॉलेज, जो भी रहेगा, बट दैट नॉलेज नीड्स टू बी पास्ड ऑन। Blend yourself with the trend and make trend your friend, तभी सर आगे बढ़ पाएंगे। क्या बात है
सर तो जीएसटी पे तो सर काफी चर्चा होती ही रहती है हमारी, और हम और कोशिश भी करेंगे। नाउ कमिंग टू सर, वो स्टूडेंट्स जो पास नहीं कर पाए, क्लियर नहीं कर पाए, एक सर मैं तो सच बताऊं, मैं सर ये ना मतलब दिल से एक चीज बोल रहा हूँ सर, मैं 3-4 दिन के लिए ना बड़ा बड़ा ना अजीब सा माहौल बन जाता है मेरे अंदर जब सीए फाइनल का रिजल्ट आता है। सर लिंक्डइन खोलो, पास 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 पास, रैंक 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 रैंक, ये वो फर्स्ट अटेम्प्ट। लेकिन सर हमें पता है कि उसके पीछे बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स हैं जो अपना दर्द ना लिख भी नहीं पा रहे हैं। और मैं तो सर 3-4 दिन के लिए बड़ा शांत सा बैठ जाता हूँ, घर वाले भी समझ जाते हैं रिजल्ट आया होगा सीए फाइनल का, और मेरे माइंड में सर कुछ कुछ चलता रहता है, और मैं बोल भी नहीं पाता ढंग से कि यार मतलब कैसे रीच आउट करें उन बच्चों को, कैसे समझाएंगे नहीं अभी तुम हारे नहीं हो, अभी जिंदगी खत्म नहीं हुई है, बहुत कुछ है। तो आपके क्या थॉट्स रहते हैं सर, उसमें क्या थॉट चलते हैं जब सी फाइनल का रिजल्ट डिक्लेयर होता है, और कैसे उन चीजों को हैंडल किया जाए, फेलियर्स वगैरह को? सर जैसा आपने कहा, एग्जैक्टली सेम फीलिंग मेरा भी आता था जब मैं सीए कर रहा था। रिजल्ट के 1-2 दिन पहले लिटरली नमनेस आ जाता था, यानी कि यू कैन नॉट फील एनीथिंग, खाना नहीं जा रहा है, कुछ नहीं, पता नहीं, जैसे एक एंग्जाइटी है, रिजल्ट है रिजल्ट है रिजल्ट है। और मैं तो 5-6 फ्रेंड्स को मेरा नंबर देके रखता था, यार जैसा रिजल्ट है मुझे बता दो, पास तो पास, फेल तो फेल, बट जस्ट टेल मी, लिटरली। तो वो एक तो सर्टनली वो फीलिंग है, हर कोई उसके थ्रू गुजरता है, बिकॉज आपने इतनी मेहनत की है, तो उसका एक प्रूफ जो होता है लिटरली वो रिजल्ट करके बाहर आता है। तो यहाँ पर 2-3 चीजें, या तो रिजल्ट आपका पास है या तो फेल है, 2 ही चीजें हैं। अगर आप सक्सेसफुल हुए हो, अगर आप पास हुए, तो एक मैंने जो अनफॉर्चुनेट चीज नोटिस की है सर, कपल ऑफ अटेम्प्ट्स पहले मुझे कॉल आया था एक बच्चे का, सर मैं पास हो गया, मुझे रैंक आई है, मैं कुछ तो 25-26 रैंक थी, बट मेरा एक्सपेक्टेशन था दैट आई शुड बी इन टॉप 10। तो वो बंदा सक्सेस में भी फेलियर ढूंढ रहा था। क्या वो बंदा सक्सेस में भी फेलियर ढूंढ रहा था कि मेरा 3rd एंड 26 रैंक आया है समझिए, जबकि मेरा टॉप 10 में होना चाहिए। तो आर यू लुकिंग इवन मिस, आर यू एबल टू फाइंड फेलियर इवन इन योर सक्सेस स्टोरीज, और यू आर अ पर्सन हु कैन फाइंड सक्सेस स्टोरीज इन योर फेलियर? बिकॉज अगर आप फेलियर में, जब मैं फेल होता था 196 192 जो भी मार्क है, तो मैं ध्यान से देखता था, अरे यार इसमें मुझे 57 आए, एग्जाम्शन चला गया लेकिन 57 आया, आने के आई एम गुड एट दिस, अगर मैं इस टॉपिक को और अच्छी तरह से पढ़ूंगा देन आई कैन गेट एग्जाम्शन आल्सो, दैट इज द अपॉर्चुनिटी फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट। बिकॉज एग्जामिनर का वर्डिक्ट तो एकदम क्लियर है ना, फेल है करके। तो वो मुझे नहीं बोल रहा है कि तू लाइफ लॉन्ग फेल्यूर है करके, वो जस्ट बोल रहा है कि पढ़ाई थोड़ा तूने कम किया था भैया, दैट्स इट। So now he is giving me an amazing opportunity to study that topic again. और मेरा तो खुद का लाइफ का सार ऐसा रहा है कि जिस टॉपिक पे मैं लाइफ ले मीन्स बचपन से लेके जूनियर केजी से लेके सीए फाइनल तक कभी भी कोई टॉपिक में कभी फेल ही नहीं हुआ था। मैं एग्रीगेट में फेल हुआ बिकॉज फाउंडेशन में 2 अटेम्प्ट लगे, इंटर में 3 एंड फाइनल में 3, एग्रीगेट में फेल होता था। एक ही टॉपिक में मैं सिर्फ जिंदगी में फेल हुआ हूँ, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस। बाकी लाइफ में मैं कभी कभी फेल ही नहीं हुआ था, एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस में ही मेरा करियर बना बाद में। तो वो जो फेल्यूर है वो इतना आपको सिखाता है, इतना आगे बढ़ाता है कि उसकी कोई लाइफ में मैं कहूंगा कि यार कोई उसका कंपैरिजन ही नहीं है। बिकॉज सक्सेस ना आपके साथ पार्टी हार्ड करता है, बट फेल्यूर ना आपके साथ बैठता है, आपको बताता है कि यार यू आर वीक एट दिस, यू नीड टू इम्प्रूव ऑन दिस। तो मुझे लगता है कि फेल्यूर आपको थोड़ा स्ट्रगलिंग फेज देता है, बट वो जो स्ट्रगल होता है ना सर, उस स्ट्रगल में ही आप खुद को डिस्कवर करते हैं ना। बाकी के टाइम पे तो यू आर बिजी डिस्कवरिंग अदर ऑन सोशल मीडिया, कि किसके लाइफ में क्या चल रहा है, फेसबुक पे, इंस्टा पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, सो यू आर बिजी डिस्कवरिंग अदर, बट व्हेन यू फेल यू डिस्कवर योर ओन सेल्फ। तो मुझे लगता है दैट इज द बेस्ट गिफ्ट यू हैव गॉट। अगर 2-3 दिन खुद के साथ स्पेंड करना है, रो, बिंदास रो, but convert that cry into your war cry. क्या बात cry, है? but convert your cry into your war cry. And next attempt के लिए टारगेट रखो कि यार इस बार तो मुझे क्लियर होना ही है, as simple as that. And most of the time मैंने जो देखा है कि लोग फेल हो जाते हैं ना, कंटिन्यूसली उसके बारे में सोचते रहते हैं सिर्फ। बट यहाँ पर आपको चाहिए तो आप लिख सकते हैं कि दैट फेल, अगर मिस लूजर्स ऑलवेज थिंक व्हाट दे शुड हैव डन, विनर्स ऑलवेज थिंक व्हाट दे शुड डू, ऑलवेज। अगर आप सोच रहे हो कि यार लास्ट टाइम मैंने आरटीपी देखना था, लास्ट टाइम मैंने रिवीजन करना था, लास्ट टाइम यार मैंने एग्जाम और टेस्ट पेपर नहीं दिए, नहीं, देन यू आर थिंकिंग लाइक अ लूजर। यू शुड थिंक लाइक अ विनर, व्हाट शुड आई डू नाउ। अच्छा नहीं दिया तो ठीक है, अभी कर लूंगा ना, इस बार आरटीपी पढ़ लूंगा, इस बार मैं रिवीजन क्लासेस कर लूंगा, इस बार मैं नोट्स ध्यान से पढ़ लूंगा, इस बार मैं टेस्ट पेपर दे दूंगा, जो भी रहेगा। सो थिंक लाइक अ विनर रादर देन थिंकिंग लाइक अ लूजर। सो ऑलवेज थिंक व्हाट यू शुड डू रादर व्हाट यू शुड हैव डन। राइट, क्या बात है सर। मतलब ये सब माइंडसेट ना सबको बनाना चाहिए।
दो तीन चीजें सर जो मैंने अभी सीखी आपसे, अभी जो मैं लिख रहा था, एक तो सर फेलियर इज द ग्रेटेस्ट टीचर। अगर आपको कुछ सीखना है तो आई थिंक फेलियर से सीखिए। और फेलियर को ना नेगेटिव वर्ड मत लीजिए, बिल्कुल भी नेगेटिव वर्ड मत बिल्कुल लीजिए। सर जो बात आपने बोली आई कैन रियली फील इट। क्या फेलियर के बात ना अपने साथ बैठते हो अगर, तो आप बहुत कुछ सीखते हो अपने बारे में, बहुत कुछ आपको करेक्ट समझने को मिलता है। एंड लूजर्स माइंडसेट मत रखिए, विनर्स माइंडसेट रखिए। और जो सर ने बोला कि हम लोग बहुत सोचते हैं, मैं सर कल ही किसी को बता रहा था कि हम कभी कभी ना रियलिटी में कम सफर किया होता है हमने, हम माइंड में ज्यादा सफर कर रहे होते हैं, एकदम हमारे एकदम माइंड में ज्यादा बराबर सफरिंग चल रही होती है। तो वो चीज आपको छोड़नी है और अपने माइंड में सफर ना करें। अब जो सफरिंग थी वो हो गई, अब फॉरवर्ड जरा देखेंगे तो बढ़िया रहेगा। राइट सर? एंड यस एकदम एंड उसी में सर अगर इनकी लाइफ इज अ पैराडॉक्स इफ यू वांट टू सक्सीड यू नीड टू फेल if you want to take you need to give if you want free time you need to be disciplined so राइट। the basic principle goes that way only तो जो भी हम निगेटिव कॉनोटेशन समझते हैं ना सर वो पॉजिटिव ही है, वो अदर साइड है। बिकॉज जैसा अगर कोई कहेगा मुझे डार्कनेस नहीं चाहिए करके, मुझे ऑल द टाइम लाइट चाहिए, तो आप जाके सन पे रहो। फिर अर्थ में तो पॉसिबल है, सन पे रहो, रहना चाहोगे? दिन ही है उधर, रात नहीं है। राइट राइट। So you need to go through that darkness phase also sometimes so that you can appreciate the day also. राइट। एंड गाइज ये बातें हम सिर्फ आपको ऐसे ही मोटिवेशनल नहीं बता रहे। आई थिंक सर ने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया जो सीए मेरा, मैं भी फेल हुआ हूँ सीए फाइनल में। एंड आई कैन टेल यू फॉर द टाइम बिंग वो बहुत वर्स्ट फीलिंग होती है, लेकिन फॉर द लाइफ टाइम वो बहुत बेस्ट फीलिंग होती है कि जब आप फेलियर के ऊपर जो है वो सक्सेस पाते हैं। तो आप टाइमिंग वाली चीज के साथ ना आप स्टिक करें, लाइफ टाइम सोचिए कि वो आपके लिए एक लेसन होगा। और आपके पास स्टोरीज होंगी लोगों को बताने के लिए। एक सक्सेसफुल बंदे के पास क्या स्टोरी होगी, उसने बोला पेपर दिया पास हो गया। हमें देखो भाई, हम लोग अनसक्सेसफुल रहे, हमने स्टोरी बनाई उसके ऊपर कि कैसे फेल हुए और कैसे पास हुए। सर एक मिथ और बस्ट करी सर आपने भी बातों ही बातों में। हमारे पास बहुत स्टूडेंट आते हैं, सर ऑडिट मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है लेकिन मैं उसमें फेल हो गया, क्या मुझे अब ऑडिट में आर्टिकलशिप मिलेगी, क्या मैं ऑडिट में अब सक्सेसफुल हो पाऊंगा, मुझे तो ऑडिट में जॉब इजीली मिलेंगी। या वो ये बोलते हैं, कई बच्चे बोलते हैं कि मुझे आईडीटी के अंदर आर्टिकलशिप इसलिए मिलनी चाहिए क्योंकि मेरे आईडीटी में बहुत ज्यादा मार्क्स थे। या जैसे हम कभी कभी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराते हैं स्टूडेंट्स को, तो वी आस्क देम दैट व्हाई वी शुड सेलेक्ट यू सर, आई हैव स्कोर्ड 70 मार्क्स इन इनडायरेक्ट टैक्सेस, दैट्स व्हाई यू शुड सेलेक्ट मी। अच्छा, फिर ये कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि जिसके 70 नहीं है या जिसके 50 है, जिसके 40 है, उसको सेलेक्ट मत करो। आई थिंक ये मिथ भी सर आपने बड़े अच्छे से बस्ट करी कि जरूरी नहीं है कि आपका सब्जेक्ट में नंबर बहुत ज्यादा आया हो तभी आप उसके अंदर स्पेशलाइज कर सकते हो। राइट? करेक्ट करेक्ट सर। और इसमें और एक दो चीजें मैं जोड़ना चाहूंगा सर। जो एग्जाम है ना सर, एग्जाम में जहां पर हम मार्क के बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं, तो मुझे लगता है वो थोड़ा इनकरेक्ट है। हमने क्या करना है, बिकॉज एग्जाम में क्या होता है, आप एग्जाम हॉल में एक कंडीशन में आप काम ये कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं करके, एंड वो जो भी आपने लिखा है वो आपको एग्जामिनर जज कर रहा है। ये रियल लाइफ नहीं है, ये एग्जाम हॉल है। रियल लाइफ में कंप्लीटली सिनारियो अलग होता है। हो सकता है कि एग्जाम हॉल में आपने 70, 80, 90 मार्क्स लाए हैं, रियल लाइफ में जब आप उसी टॉपिक के काम करोगे ना तो आप एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आपको क्या है कि मेरे को काम ही नहीं करना है करके। एंड वाइस वर्सा भी हो सकता है कि 40 लाए आपने एग्जाम में, लेकिन रियल लाइफ में उसमें तोड़ दोगे, आप फोड़ दोगे उस टॉपिक में। तो आपको ना जब भी लगता है कि मुझे ऑडिट में करना है, टैक्स में करना है, तो आपने बेस्ट चीज क्या करनी चाहिए, अभी सोशल मीडिया का आप एडवांटेज ले सकते हैं। रीच आउट टू द पीपल हु आर वर्किंग इन दैट फील्ड फॉर नेक्स्ट लाइक 2 to 3 years उन्होंने काम किया है। एकदम जिसने ज्वाइन किया उससे मत बात करिए यार, वो तो अभी सीख रहा है, उसको पता भी नहीं है करके। तो एटलीस्ट 2 से 3 साल का जिसका ऑडिट का एक्सपीरियंस है, आप बंदे से बात करिए कि सर आपने कैसे ज्वाइन किया, आप अभी क्या कर रहे हैं, आपको लगता है कि आप अगले 10 साल ये कर पाओगे क्या। थोड़ा पूछो ना, बात करते हैं लोग आजकल सोशल मीडिया पे, लिंक्डइन वगैरह पे मैसेज डालो, 15-20 लोगों को डालोगे, 1-2 लोग तो रिप्लाई कर ही देंगे ना। तो आई थिंक ट्राई टू गेन फ्रॉम अदर्स एक्सपीरियंस एंड देन डिसाइड कि मुझे किस फील्ड में काम करना है, rather than only relying on your exam marks, because एग्जाम में पढ़ाई करने में जो प्रैक्टिकल या जो थियोरेटिकली अच्छा लगेगा, प्रैक्टिकली वही सब्जेक्ट एकदम बोरिंग लगेगा। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट प्रैक्टिकलिटी क्या है। अभी एग्जाम हॉल से आप निकल गए बाहर। राइट राइट सर। अब एक और टॉपिक है सर माइंड में जो बहुत ही ज्यादा आजकल जो है वो चल रहा है सर। शार्क टैंक देखा कि नहीं देखा, ये बताओ। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा बाई चांस मैंने एक भी एपिसोड नहीं देखा है, मैं ऑनेस्टली बता, मैंने एक भी एपिसोड नहीं देखा। क्लिप्स देखे उसके, नॉट ऑल द, जैसा कि सीरीज लोगों ने देखा है। पर्टिकुलरली मैंने वो मीम्स की वजह से थोड़ा ज्यादा, वो मीम्स के वाले पार्ट ज्यादा देखे। मीम के लिए तो मैं आपको रेफर करता हूँ, मीम के लिए तो मैं आपकी प्रोफाइल पे पहुंच जाता हूँ। लेटेस्ट मीम मिलते हैं बिल्कुल। ओके सर, शार्क टैंक ने
ऑल्दो मैंने देखा नहीं सर, लेकिन बच्चों ने बहुत फीडबैक दिया और बहुत वो क्लिप्स वगैरह शेयर हुए, राइट। बीच में पीयूष बंसल कंट्रोवर्सी भी हो गई थी कि वो सीएस के लिए कह दिया, और बाद में फिर अच्छा भी बहुत रहा चीजें। तो सर सीएस एज अ एंटरप्रेन्योर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एज अ एंटरप्रेन्योर, वैसे बहुत डायरेक्ट और बहुत ना एक नेगेटिव क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। हम लोग कहाँ मार खा रहे हैं सर? मतलब हमारे पास सर 3 साल की वो जो ग्रिट होती है, हम पागलों की तरह मेहनत करने को तैयार हैं। नॉलेज सर मुझे लगता है कि एटलीस्ट बुकिश नॉलेज तो भर भर के होती है हमारे अंदर, ठीक है। और मेहनत करने से सर हमारी फ्रेटर्निटी में कोई डरता ही नहीं है। हम पागल हैं सर मेहनत के पीछे, हमें 12-12 घंटे बिठाओ, 14-14 घंटे बिठाओ, उससे भी ज्यादा समय के लिए बिठाओ। हम कहाँ पे मार खा रहे हैं, आपको क्या लगता है, और कैसे सर इस चीज को अच्छा किया जाए? दो चीजें सर मुझे लगता है कि नॉलेज हमें भर भर के है, ये एडवांटेज नहीं है स्टार्टअप फील्ड में, ये बैगेज है। नॉलेज हमारे पास भर भर के है, ये डिसएडवांटेज है, ये बैगेज है। एंड दैट बैगेज इज फुल ऑफ रॉक्स। हम कंधे पे लेके वो फुल ऑफ रॉक्स का जो बैग है ना, वो लेके जा रहे हैं हम। यहाँ पर फ्रेश पर्सपेक्टिव चाहिए, यहाँ पर नॉलेज नहीं चाहिए जितना हमको लगता है। बिकॉज जो छोटी छोटी चीजें जो ट्रबल करती है ना, सुबह से शाम, मॉर्निंग से लेकर रात तक, जो भी बच्चा सुन रहा है इस वीडियो को, वो सिर्फ आइडेंटिफाई करे कि उसको क्या क्या चीज पे इरिटेट होता है। सिर्फ लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करे, बेसिक चीजें जो इरिटेट कर रही है। बिकॉज जो उसको इरिटेट कर रहा है, हो सकता है कि सभी स्टूडेंट कम्युनिटी को, हो सकता है कि सभी बिलियंस ऑफ इंडियंस को, हो सकता है कि थ्रू आउट प्लेनेट में हर किसी को सेम चीज इरिटेट कर रहा है। जैसे सुबह उठा और उसको चाय पत्ती नहीं मिली और उसको 10 मिनट में चाय पत्ती चाहिए, तो अभी वो कुछ लोग आ गए ना 10 मिनट में डिलीवरी कर देते हैं। ब्लिंकिट है, अपना ज़ेप्टो है, राइट। एग्जैक्टली। तो वैसा बेसिक आपका इरिटेशन ढूंढो और उसका सोल्यूशन ढूंढना है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम मैक्रो लेवल पे जाते हैं, बड़ी कंपनी का बड़ा प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपको स्टार्टअप में घुसना है, आपको माइक्रो लेवल के प्रॉब्लम ढूंढने हैं, मैक्रो लेवल के नहीं। तो कहीं ना कहीं अपना नॉलेज उसके बीच में आ जाता है। और दूसरा, अपने बच्चे लोग जो भी स्मार्ट रहते ना, सुपर स्मार्ट, टॉप 50, भर भर के हर कोई ना बिग 4 में चला जाता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे बड़ा चैलेंज है। क्यों? बिकॉज वहां पर ना आप प्रोसेस सीखने वाले हो। अगर आपको मास्टर शेफ बनना है, एंड अगर आप मैकडी में जाते हो सीखने के लिए, अगर आप स्टारबक्स में जाते हो सीखने के लिए, आपको मास्टर शेफ बनना है, कैपेबिलिटी है, लेकिन 3 साल वहां पर आप डालोगे तो आप क्या सीखोगे? स्टैंडर्ड प्रोसेसेस। आप यूनिकली कोई कभी ब्लेंड, यूनिक कॉफी, यूनिक बर्गर बना ही नहीं पाओगे, यूनिक फूड बना ही नहीं पाओगे। बिकॉज आपका पूरा माइंड 3 साल कंडीशन किया गया है, कंडीशन किया गया है कि इसके लिए टू फॉलो प्रोसेसेस। तो वो भी एक हो जाता है कि काफी फॉर्म में, बड़े फॉर्म में वगैरह हर रैंकर अपना चला जाता है। अनफॉर्चुनेटली तो नया कुछ सीख नहीं पाता है, प्रोसेसेस सीख के आ जाता है। 3 साल अगर उस बंदे को प्रोसेस 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 सिखाएंगे, तो बाद में वो प्रोसेस ओरिएंटेड चीजों को ही देखता है। एंड दैट्स द प्रॉब्लम। ये मुझे लगता है सेकंड, ये 2 मेजर प्रॉब्लम्स है सर। इसके लिए स्टार्टअप फील्ड में कुछ बंदे रॉक कर रहे हैं सर्टेनली, बट हमसे ज्यादा जो 19 साल वाले बंदे हैं, 30 साल वाले, जिन्होंने सीए को देखा नहीं, सुना नहीं है, वो बच्चे बहुत ज्यादा अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। बिकॉज वन, नॉलेज नहीं है तो बैगेज नहीं है, एंड दूसरा प्रोसेस ओरिएंटेशन नहीं है। बिकॉज वो नई चीजें बनाना चाहते हैं। बिकॉज जो नई चीजें बनने वाली है सर फ्यूचर के लिए, यू कांट मेक थिंग्स फॉर द फ्यूचर वर्ल्ड बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंसेस। You need to make it based on the future experiences which you don't have and which you need to envision. आपको सोचना पड़ेगा, तब आएगा ये। राइट। आई थिंक सर यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट जो आपने शुरू में बोली थी कि भाई साहब एग्जाम क्लियर हो गया, टेक अ ब्रेक, थिंक अबाउट थिंग्स। एकदम से वही रश में फिर जाओगे, फिर आप किसी चीज में एंट्री ले लोगे और फिर वही आप प्रोसेस में बीच में फंसते रह जाओगे। आई थिंक टेक अ ब्रेक। इसमें सर एक चीज मेरी और ऑब्जर्वेशन थी कि जैसे अभी हम बोर्ड के वो जो फाउंडर है अमन गुप्ता जी, शायद को फाउंडर है, बहुत ज्यादा मुझे ज्ञान नहीं है कि फाउंडर है या को फाउंडर है, बट ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। और सर साथ में उन्होंने एमबीए भी किया सर, राइट। और मैं देख रहा हूँ कि और भी जो आई थिंक सीएस थे वहां पे शार्क टैंक में, वो सीए के बाद एमबीए भी उन्होंने किया। तो एमबीए में जाके ज्ञान चक्षु खुलते हैं, या मतलब कैसे उनको सीए के बाद वो आइडिया नहीं था? कहाँ पे सर वो एमबीए का रोल कहाँ पे आ जाता है एकदम से? सर मैंने पर्सनल, यानी कि माय पर्सनल एक्सपीरियंस सेज अदरवाइज। बिकॉज मैंने उल्टा देखा है, जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट थे जिन्होंने एमबीए बाद में किया आफ्टर बिकमिंग सीए, मैं तो टॉप 10 एमबीए कॉलेजेस में पढ़ा था। बिकॉज जब उस टाइम पे मैं जब सीए बना था तो टाइम था उस टाइम पे, अभी तो डिफिकल्ट है, बट टॉप 10 कॉलेजेस में मैं पढ़ा चुका हूँ। और वहां पर मुझे काफी सारे सीएस मिलते थे जो एमबीए कर रहे हैं।
उनका एक्सपीरियंस थोड़ा उल्टा था। वो कहते थे यार मैं नॉलेजेबल था, अभी मैं बहुत ही ज्यादा जनरल नॉलेज में घुस गया हूँ, नाउ आई एम कॉम्पिटिंग विद ऑल द एमबीएस ऑफ द वर्ल्ड रादर देन बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो वो बोलते थे यार थोड़ा उल्टा चैलेंजिंग है। और मैंने कुछ लोगों के करियर ग्राफ भी देखे, उतने अच्छे नहीं रहे, बिकॉज वो एक इंटरनल स्ट्रगल रहता है कि यार मैं तो सीए हूँ और एक इस फील्ड में आ गया। तो अगर आपको सही में हार्डकोर बिजनेस में घुसना है तो माइंडसेट एकदम क्लियर रखिएगा। जैसा अभी हम कह रहे थे कि 7-8 दिन 15 दिन हार्डकोर सोचिएगा कि सही में आपको ये करना है क्या, बिकॉज कर सकते हैं आप एमबीए टॉप 10 कॉलेजेस से इजीली कर सकते हो, बट आपको सही में डिसाइड करना है क्या। अगर आप करने के बाद बार बार बैड फील हो रहा है यार मैं सीए में अच्छा था, ये था, ये मैं किनके साथ कॉम्पीट कर रहा हूँ, बिकॉज आपके साथ एमबीए ना काफी बेसिक स्टूडेंट भी आ जाते हैं, तो उनके साथ कॉम्पीट कर रहे हो आप, और वहां पर शोबाजी भी बहुत ज्यादा होती है, जबकि हमको तो यार थोड़ा कंजर्वेटिव होते हैं, शोबाजी नहीं करते हम। तो वहां पर थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट जब दिखेगा ना, तो वो अंदर का इंसान जब फिर बोलेगा ना यार यू आर अ सीए, यू आर अ सीए, यू आर अ सीए, तो आप फंस जाओगे यार, ना तो आप सीए हो ना तो एमबीए हो। अगेन नॉलेज इज प्रूविंग टू बी अ बैगेज। यस, वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू। और वहां पर बेस्ट पार्ट मैं कहूंगा, अगर आपको सही में एमबीए जैसा कुछ कोर्स करना है तो सीए बनने के बाद ना 2-3 साल कहीं पर तो भी काम करो जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पर ना आप थोड़ा लीड कर पाओ, जहां पर आप बोर्ड रूम में जा पाओ। जैसे अभी हमारे आर्टिकलशिप में अभी कल परसों हम पार्टी कर रहे थे, वो जो बच्चे पास हुए, तो मैं वही शेयर कर रहा था, हमारे पास जो नया आर्टिकल आए विद इन 1 ईयर दे आर मीटिंग द हु ऑफ द वर्ल्ड। अभी जस्ट कपल ऑफ वीक्स पहले एक बहुत बड़ा मीटिंग हुआ हमारे क्लाइंट का, 1.5-2 हजार करोड़ उनका टर्नओवर है। जो ओनर्स थे वो थे, उनके साथ हमारे आर्टिकल टीम मेंबर और वो थे जिन्होंने प्रेजेंटेशन बनाया था। तो मैं वही कहता हूँ बच्चों को यार ऐसी जगह जाओ ना स्मॉलर फॉर्म्स में, जहां पर आपको ये बोर्ड मीटिंग के अंदर एंट्री मिले, आपको अपॉर्चुनिटी मिले, आपको समझे ना यहाँ पर क्या होता है। तो सीए बनने के बाद भी ऐसी जगह जाओ जहां पर आपको एक्सेस मिले कि जो थॉट प्रोसेस है ना लीडर्स का, वो क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या हो रहा है। फिर आपको 2 चीजें पता चलेगी, एक यार क्या जबरदस्त सोच रहे हैं ये लोग, मैं तो कभी सोच ही नहीं पाता था। या तो लगेगा यार ये जो लोग सोच रहे हैं यार ये तो कब से मैं सोच रहा हूँ। या तो थिंकिंग मैच हो जाएगी, या तो पता चलेगा थिंकिंग में गैप है। बट जैसे जैसे ये पता चलेगा ना, धीरे 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 यू विल मैच्योर, और 2-3 साल प्रैक्टिकल हार्डकोर लाइव एक्सपीरियंस लेंगे ना, उसके बाद सोचिएगा आपको एमबीए करना है क्या। डोंट सडनली नॉलेज यानी कि जंप करो कोई भी कॉलेज में एमबीए करने के लिए। मुझे लगता है गेन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वो बहुत इनवैल्यूएबल है। स्टार्टअप में ज्वाइन करो, वहां पर आपको तो बहुत जबरदस्त रोल मिलेगा, फाइनेंस का भी मिलेगा, मार्केटिंग में भी इनपुट लिए जाएंगे, फंड रेजिंग में भी लिए जाएंगे। तो यार ऐसी जगह करो, रात दिन मेहनत करो, 3 साल इतना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आप गेन कर लो कि आप एमबीए कॉलेज में सीखने के लिए नहीं जाओगे, आप वहां सिखाने के लिए जाओगे। तो उल्टा सोचो, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए सोचो रादर देन डिग्री नाउ। राइट सर, आजकल हो ये गया है ना कि जैसे आपने बताया, मतलब मैं भी इस बात में फर्मली बिलीव करता हूँ कि एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन में लीडरशिप पोजीशन एक बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि वहां पे ना आपके कंधे ना एकदम झुक जाते हैं कि बाहर से कि भाई अब मुझको कोई ऑर्गेनाइजेशन चलानी है, राइट, अब मुझे इसमें चलना नहीं है, मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाना है। बट आई थिंक सर आज की डेट में काफी सीएस जो यंग क्वालिफाइड सीएस हैं, दे आर शेडिंग अवे फ्रॉम इट के नहीं यार, मुझे तो जो एक वेल सेटल्ड जॉब मिले जहां मैं, हाँ, मुझे अपना ब्रांड चाहिए, वहां पे जाऊं, वहां पे काम करूं और वहां से आगे बढ़ता रहूं। तो ये आई थिंक एक क्वालिफाइड सीएस को एक मैसेजेस ये हमारी तरफ से जाने चाहिए कि भाई आप एक बल्कि एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाओ, उसमें सीएफओ बनो, छोटी ऑर्गेनाइजेशन के सीएफओ बनो, पूरा पूरा दारोमदार लो और उसको आगे बढ़ाना चाहिए। ग्रेट सर, जैसा आपने राइटली कहा ना, लोग आजकल क्या हो गया, स्टेटस के लिए ज्वाइन करते हैं कोई ऑर्गेनाइजेशन कि इस फर्म में मैं काम कर रहा हूँ, इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ ब्रांड के साथ। बट यू शुड नॉट ज्वाइन फॉर स्टेटस, यू शुड ज्वाइन फॉर स्किल्स, कि व्हाट स्किल्स यू आर गोइंग टू गेट। बिकॉज जैसे वो ब्रांड नेम छोड़ देगा ना वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, अगेन आप सेम इंडिविजुअल बन जाओगे चार्टर्ड अकाउंटेंट। एंड फिर आप वहां पर लोग लिखते हैं एक्स एबीसी एक्स पीडब्ल्यू जो भी रहेगा पीक्यूआर वगैरह लिखते हैं ना। मैं बोलता हूँ यार वो जो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है वो लिखता है कि एक्स रमेश एक्स सुरेश, वो तो आगे बढ़ गया ना जिंदगी में, आप उसी के साथ चिपके बैठे हो। यानी कि वो जो आपने ब्रांड नेम लिया ना वो अगेन आपके लिए बैगेज बन गया। लेकिन अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में गए जहां पर आपने स्किल्स गेन किए, तो यार आप खुद ब्रांड बन जाओगे। आप ब्रांड के पीछे क्यों भाग रहे हो? As a chartered accountant, you are a brand in itself. Why you now need to run behind other brands? So try to be a brand rather than joining a brand. सर ट्विटर पे अभी एक स्टूडेंट ने मुझे टैग किया था, मैं एग्जैक्टली सर वो ट्वीट ना आपको पढ़ के बताता हूँ ताकि हम लोग जो है उस पर अच्छे से चर्चा कर पाए, और काफी इंपॉर्टेंट है सर ऐसी चीजों को एड्रेस करना।
आप लोग इतने एक्सपीरियंस हैं, इतने समय से बने हुए हैं, तो आपके आपके विचार आई थिंक स्टूडेंट कनेक्ट कर पाएंगे। मैं बस 2 मिनट में वो ट्वीट निकालता हूँ कि क्या वो हाँ ट्वीट बिल्कुल। था। और हाँ हाँ काफी चर्चा हुई सर उस पर, मैंने उसको रीट्वीट करके सबसे उस पर पूछा कि भाई आप क्या सोचते हो, काफी लोगों ने काफी सारी fantastic। चीजें बताई उसके ऊपर। हाँ, तो सर एक स्टूडेंट है, उन्होंने मुझे टैग किया, कहते उन्होंने भी एक आर्टिकल पढ़ा है आईएसबी के एमबीए की प्लेसमेंट पे, अच्छा। आईएसबी की हाँ एमबीए हाँ। की प्लेसमेंट पे। और सर एवरेज सैलरी जो थी वो थी 34 लाख रुपए, एवरेज सैलरी करेक्ट 34 लाख रुपए। करेक्ट। एंड देन उन्होंने बताया कि जब हम आईसीआई की कैंपस प्लेसमेंट देखते हैं तो उसका एवरेज सैलरी जो है वो लगभग 9 लाख रुपए। तो उनका क्वेश्चन करेक्ट। ये था कि आर वी सो बैडली अंडर वैल्यूड और आर वी नॉट दैट वैल्यूएबल। तो उनकी बॉटम लाइन ये थी कि भाई क्या हमारी वैल्यू है ही नहीं क्या, या फिर हमें अंडर वैल्यू किया जा रहा है। मैं आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहूंगा सर इस पे। सर पहले तो मुझे लगता है कि जो फंडामेंटल फ्लॉ है इस क्वेश्चन में ये है कि हम अमाउंट से, नंबर से जज कर रहे हैं पहली बात तो, कि 34 लाख वर्सेस 9 लाख, तो वो एक पैरामीटर पे देख लेते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली वो इनकरेक्ट कंपैरिजन है कंप्लीटली। एंड मैं कहूंगा कि सेकंड, आप उस बंदे को पूछिए जो 34 लाख का पैकेज एक 6 महीने बाद 8 महीने बाद पूछिएगा, इज ही हैप्पी ज्वाइनिंग दैट ऑर्गेनाइजेशन, और जो 2-3 लाख रुपए उसको मिल रहे हैं अमाउंट है, जिसके मेरे पास अगर पैसे नहीं रहेंगे 2005 में, तो मुझे भी लगता था अरे कैसा क्वेश्चन है, 34 लाख के साथ तो आदमी हैप्पी रहेगा। बट मैं आपको बताता हूँ सर, जो आज एंड क्या है, टॉक विद सो मेनी सीईओ सीएफओ वगैरह, करोड़ में पैकेज है, बट दे आर स्टिल अनहैप्पी। तो लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे ना, तो ये नंबर will not make you happy now 34 वगैरह, I don't think so that is going to make you happy. What you need to focus is basically as a person, as an individual, what value you are going to add to that organization, because it is not about how much the organization is paying you, it is always about how much value you can add to that organization. तो 9 लाख क्या यार, 90 लाख भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट डिजर्व कर सकता है। आप तो 9 और 34 की कंपैरिजन कर रहे हो, मैं तो करो 90 लाख, 9 करोड़, 90 करोड़ भी डिजर्व कर सकता है। बट द क्वेश्चन इज आप उतना वैल्यू ऐड कर रहे हो क्या, ये क्वेश्चन करो। ये मत देखो कि उसको क्यों ज्यादा मिला, यानी कि उसके आइसक्रीम में 2 कप्स क्यों डाले आइसक्रीम, उसके कोन पे मेरे को एक क्यों मिला है करके। मुझे लग रहा है कि ये कंपैरिजन गलत है। आप देखो कि अरे आप क्या वैल्यू ला रहे हो ना, what value you are bringing to the table, because if you are able to bring right value to the table you will get paid। और कितना दिन आपको अंडरपेड करेगा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कितना दिन अंडरपेड करेगा। आई कैन टेल यू कि जो लोग एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं, देयर इज अदर साइड ऑफ द स्टोरी आल्सो ना। so many people get, they have good paying job but they don't add value, they are only following processes and they are not even doing what is being told। तो मुझे लगता है कि ये कंपैरिजन जो भी करना है ना, इंडिविजुअल लेवल पे करो, खुद देखो क्या वैल्यू ऐड कर रहे हो। अगर आपको लग रहा है यार मैं कोई ऑर्गेनाइजेशन में 1 करोड़ का वैल्यू ऐड कर रहे हो, सीईओ के साथ सीएफओ के साथ बात करो, यार मैं 1 करोड़ का वैल्यू ऐड कर रहा हूँ और आप मुझे देखो कितना कम पैकेज दे रहे हो करके। बट उसके लिए तो सर आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा ना, उसके लिए तो आपके पास भी जिगरा चाहिए, उसके लिए भी आपके पास पूरा थॉट प्रोसेस चाहिए। अगर वो थॉट प्रोसेस है तो आपको पैकेज मिलेगा। वो भी प्लस ये जो भी आईएसबी के साथ कंपैरिजन हो रहा है वो भी आप देखिएगा। आईएसबी में काफी सारे बच्चे लोग ना एक्सपीरियंस के बाद जाते हैं, 2-4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस लेते हैं वो, उसके बाद ज्वाइन करते हैं आईएसबी। तो अब वो उनका वर्क एक्सपीरियंस भी तो देखिए, अपने यहाँ बच्चे आर्टिकलशिप से सीधा ज्वाइन कर लेते हैं। तो वो सब कंपैरिजन एप्पल टू एप्पल करना चाहिए। मुझे लग रहा है नंबर इज नॉट अ राइट डिनोमिनेटर, शुड नॉट बी अ राइट कंपैरिजन, उससे नहीं होना चाहिए। राइट। आई थिंक सर ये जो आपने वैल्यू वाली बात बोली, मैं इसको एक बार रिलेट कर देता हूँ, मैं फिर से पढ़ता हूँ, क्या जबरदस्त आपने आंसर दिया है। आर वी सो बैडली अंडर वैल्यूड और आर वी नॉट दैट वैल्यूएबल? तो आंसर इज दैट rather than checking we are undervalued or we are not valuable, check what value you are providing। Exactly, right, precisely, precisely। अब आप वैल्यू का दूसरा पर्सपेक्टिव देखें, आई थिंक बिल्कुल सही है सर। मतलब मैंने भी ये देखा है, अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन में सर कोई वैल्यू ऐड कर रहा होता है तो आई डोंट शाय अवे कि भाई मैं उसको पे ना करूं। मुझे लगता है कि जो वैल्यू ऐड कर रहा है, चाहे हम फिक्स पे ना करें लेकिन वेरिएबल पे करते रहेंगे, भाई तुम वैल्यू ऐड कर रहे हो, यू डिजर्व इट, यू सिंपली डिजर्व इट। और सर इसमें इसी इसी ट्विटर थ्रेड में मैं आपसे और भी 2-4 सवाल पूछना चाहूंगा। राइट, लेकिन उससे पहले सर एक क्वेश्चन है मेरे पास। अभी हमने बोला कि एप्पल को एप्पल से कंपैरिजन करें, आई थिंक वो पॉइंट बिल्कुल वैलिड था कि आईएसबी की अगर हम एमबीए की एवरेज एज देखेंगे तो शायद वो 27 साल 28 साल के आसपास निकलेगी, और हमारा जो फ्रेशली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो 23 साल 24 साल का, जो कैंपस प्लेसमेंट की बात करते हैं वो 23 साल 24 साल का है, शायद उससे भी कम का जो है वो एक व्यक्ति होगा। और 4 साल बाद वो ब्रेक लेके एक और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लेके जब वो आगे जा रहा है, तो आई थिंक 34 लाख मुझे तो अब कम लगने लग गया है कि 34 लाख कम मिल रहे हैं। वेरी ट्रू। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोगों ने ये बैरियर ब्रेक किए हैं, वो जो बिकॉज ये एज में
हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अपने, हमारा तो स्मॉल फॉर्म है, वहां पर लोगों ने ये ब्रेक किए बैरियर नंबर के। तो ऑब्वियसली आपने राइट वैल्यू अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोवाइड किया ना, आप ऑटोमेटिकली उतना वैल्यू डिजर्व करोगे और आपको मिलेगा। तो डोंट डिजायर, रादर डिजर्व। राइट राइट सर, एक एक क्वेश्चन मेरे माइंड में है, और मैं 1 मिनट के लिए छोड़ देता हूँ कि जिसने बीटेक के बाद, कोई भी ग्रेजुएशन के बाद जो है वो 4 साल का काम किया, फिर एमबीए किया। मैं कहता हूँ कि एक सिंपल व्यक्ति जिसने बीकॉम किया, बीकॉम के बाद जो है वो अपना उसने सेकंड ईयर थर्ड ईयर में कैट दिया और उसके बाद आईएम्स पहुंच गया, वो एमबीए जो खुद 23-24 साल का है, और एक हमारा सीए सर जो 23-24 साल का है। अब इनका एक बार के लिए कंपैरिजन करने से पहले मैं पूछना चाहता हूँ, क्या कंपैरिजन करना सही भी है या नहीं? आपको क्या लगता है? फ्रेशली मैं उस फील्ड से बाहर आ गया, 28 साल के एमबीए को मैंने छोड़ दिया, 29 साल के एमबीए को मैंने छोड़ दिया। मैं कह रहा हूँ फ्रेशली क्वालिफाइड सर, एक बीकॉम वाला व्यक्ति एमबीए करता है, अच्छे कॉलेज से करता है, आईएम वगैरह से करता है, और एक हमारा सीए है। पहला क्वेश्चन तो ये सर, कंपैरिजन करना आपको कैसा लगता है, मतलब वेदर इट शुड बी डन और नॉट? मुझे लगता है सर बिल्कुल कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, बिकॉज एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट ना हम एक सुपर स्पेशलाइज्ड डायरेक्शन में जाते हैं टिपिकली। जैसे अभी हम जीएसटी में काम कर रहे हैं, तो अगर आप जनरलिस्ट बनना चाहते हैं तो जनरलिस्ट का रास्ता अलग है, सुपर स्पेशलिस्ट का रास्ता अलग है। होता क्या है, अपने फील्ड में लोग करोड़ों कमाते हैं, बराबर है, लेकिन हम हाईलाइट नहीं करते बिकॉज टिपिकली कंजर्वेटिव रहे हम बाय नेचर ओनली। So I know so many people जिनका 50 करोड़ प्लस आज उनका क्या कहते हैं कि प्रॉपर्टी है, वेरी एट 40 के पास में है, लेकिन 50 करोड़ प्लस है, लेकिन वो कभी भी किसी को पता भी नहीं रहेगा। लिटरली स्पीकिंग, मैं पूछूंगा अभी ना ये बंदे का है, बोलेगा नहीं पॉसिबल ही नहीं है। 50 करोड़ प्लस प्रॉपर्टी है, हार्ड अर्न मनी है बाय प्रैक्टिस वगैरह। तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये एमबीए वगैरह जब भी आता है तो न्यूज़पेपर में पैकेज आ जाता है। क्यों? बिकॉज वो स्टैट्यूटरी ऑडिट में आपको मेंशन करना पड़ता है ना, वो सीईओ का सैलरी कितना है ये वगैरह, तो न्यूज में आ जाता है वो करके। तो आई थिंक ओनली बिकॉज इट इज इन न्यूज डजंट मीन कि यार वो लोग ज्यादा अर्न कर रहे हैं। अपने पास एग्जांपल नहीं, अपने पास भर भर के एग्जांपल है, भर भर के। यानी कि कितने सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू ओन करते हैं, हर साल 2 साल में बदलते हैं, तो भर भर के एग्जांपल है। बट वो कभी ट्विटर पे डालते नहीं, कभी न्यूज पे डालते नहीं, रादर वी ऑलवेज शाय अवे फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स, एंड दैट इज द राइट थिंग टू डू। तो आप ये न्यूज वगैरह के या स्टैट्यूटरी रिपोर्ट वगैरह पढ़ के मुझे लगता है काफी लोग इमीडिएटली आज आर्टिकल है क्या डिसाइड कर लेते हैं ये लोग पैसे ज्यादा कमा रहे हैं, बट वैसा नहीं है। हम भी कमाते हैं, हम भी करते हैं, तो कंपैरिजन गलत है। हम स्पेशलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, हम कंजर्वेटिव है, वो जनरलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं और वो एग्रेसिव है, या एग्रेसिव नहीं भी है तो आपको डायरेक्टर वगैरह कितना अर्न कर रहा है, सीईओ कितना अर्न कर रहा है, वो तो रिपोर्ट में डालना ही पड़ता है ना। तो इसकी वजह से वो पब्लिक फिगर में आ जाता है, बट दैट शुड नॉट ड्राइव योर डिसीजन मेकिंग थॉट प्रोसेस। राइट सर, मेरा इसमें पता है एक थॉट अलग बनता है थोड़ा सा। मुझे लगता है आपने जर्नलिस्ट स्पेशलिस्ट वाली बात तो बिल्कुल आई एग्री। जो बंदा ऑडिट में जा रहा है उसको क्या कंपेयर करोगे एमबीए से? जो बिल्कुल डीप डाइव जीएसटी में कर रहा है उसे आप क्या कंपेयर करोगे एमबीए से? क्योंकि वो बिल्कुल ही अलग हो गए। बट सर व्हेन इट कम्स टू लीडरशिप पोजीशंस, जब आप इंडस्ट्री में जॉब में जाते हैं, मान लो आप आदित्य बिरला में जा रहे हैं जॉब के लिए, आप आईटीसी में जा रहे हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर में जा रहे हैं, वहां पे सर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दोनों फील्ड ना एक ही हो जाते हैं, फिर आप जर्नलिस्ट ही बन जाते हो। जैसे मैंने बहुत बच्चों से बात करी है जिन्होंने टाइटन में जॉब कर रहे हैं या और अच्छी कंपनी से जॉब कर रहे हैं, तो वो बोलते हैं सर हमारा काम सर एमबीए वाला ही हो गया है। हमें शॉप फ्लोर पे भी खड़ा होकर देखना पड़ रहा है कस्टमर कैसे चीजें बाय कर रहा है, कस्टमर बिहेवियर स्टडी करना पड़ रहा है A to Z। तो वहां पे सर मुझे लगता है कि कंपैरिजन आ रहा है एज फार एज हम इंडस्ट्री में जा रहे हैं। यस ट्रू सर, पॉसिबल है। एंड वहां पर अगर कोई बंदा इस तरह का है, उसने डिसीजन लिया है दैट यार मुझे अभी यार मैनेजमेंट लेवल पे जाना है, सो इट इज बट गिवन कि उसको हायरिंग के स्किल्स आने ही चाहिए, जो कि आप अगर नॉर्मल चार्टर्ड अकाउंटेंट है शायद इतना जरूरत नहीं है आपको, लेकिन वहां पर हायरिंग के लाइक रिटेनिंग के, मैनेजमेंट गाइडेंस के, डेलीगेशंस के, वो सब स्किल आपके पास आने ही चाहिए। वो गिवन है अभी। अगर आप वो मैनेजमेंट लेवल पे उस डायरेक्शन में जा रहे हो, तो आपने राइटली कहा कि यस वहां पर आपको वो स्किल गेन करने पड़ेंगे, और वहां पर प्रैक्टिकली हो सकता है कि एमबीए कोर्स हेल्पफुल हो, या ऑब्वियसली नाउअडेज इतने सारे बुक्स भर के, तो आप बुक से भी नॉलेज ले सकते हो, कोई कोर्स रहेगा वो कर सकते हो, एंड देन यू विल हैव टू अडॉप्ट योर माइंडसेट ऑफ बीइंग अ एमबीए और बीइंग अ बिजनेस लीडर, एंड देन यू विल ग्रो दैट वे। राइट सर एक चीज और इसी थ्रेड में निकल के सामने आई, जो मुझे भी बड़ी अजीब लगती है कि सर सबको ना आर्टिकलशिप सेम कराई जा रही है, मतलब इररिस्पेक्टिव द फैक्ट कि वो कहाँ जाना चाहता है। करेक्ट। अब उसे सर वो आगे जाना चाहता है फाइनेंस में, अब फाइनेंस में सर आर्टिकलशिप मिल ही नहीं रही है। वो आगे सर लीडरशिप पोजीशंस को पकड़ना चाहता है, तो
उसे उसे काम वही करना पड़ रहा है जो एक, जैसे आप फॉर एग्जांपल, मैं आपकी फर्म में आता हूँ, मेरा माइंड बिल्कुल क्लियर है जी, मुझे जीएसटी में जाना है, मैं प्रीतम सर के साथ जुड़ रहा हूँ, राइट। करेक्ट। ये तो आपकी बात हो गई, लेकिन सब बाकी फर्म्स की मैं बात करूं, अगेन वो सीए फील्ड में जर्नलिस्ट बनाए जा रहे हैं, सीए बराबर। फील्ड में जर्नलिस्ट बनते जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा ऑडिट चक करेक्ट। लिया, थोड़ा सा इनकम टैक्स उठा लिया, थोड़ा सा जीएसटी कर लिया, आरओसी कर लिया करेक्ट। थोड़ा सा। अब वहां करेक्ट। पे सर बच्चों का ऐसा कहना है, स्टूडेंट्स ने ये कमेंट किया कि सर हमें जो रियलिटी में बड़ी फर्म्स में लीडरशिप पोजीशन में जाके, बड़ी फर्म्स मतलब जैसे आदित्य बिरला, बड़ी कंपनीज के अंदर जाके जो हमें काम करना है और जो हम आर्टिकलशिप में सीख रहे हैं, देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन दिस। तो करेक्ट। ये गैप को सर कैसे आप एड्रेस करेंगे? अगर मैं बोलता हूँ सर आपको, हम नायक मूवी का अनिल कपूर बना देते हैं यस और सर। आपको सर आईसीआई प्रेसिडेंट घोषित कर देते हैं एक दिन के लिए, तो इस वाले गैप को सर कैसे ब्रिज किया जाएगा? सर मैं दो रास्ते से उसको देखूंगा कि आजकल बच्चे, बिकॉज ट्विटर पे एवरीबडी हैज राइट टू क्वेश्चन, मुझे लग रहा है हर कोई ना हम्म क्वेश्चन कर रहा है आईसीएआई को, हम्म लीडरशिप को, उनके हम्म फर्म्स को वगैरह। अगर बच्चों को सही में कुछ लाइफ में बनना है ना, हम्म दे नीड टू क्वेश्चन हम्म देमसेल्फ रादर देन अदर्स, हम्म कि am I doing better at the given position? राइट। Am I doing better in the given assignment? Am I doing better in the given organization? Am I doing better in the given team? Am I talking or doing better with the client जो भी मुझे allotted है? तो मुझे लगता है we need to question ourselves more and more rather than questioning others more and more. Unfortunately, ट्विटर, लिंक्डइन, जो भी प्लेटफॉर्म्स आए हैं वहां पर ये ट्रेंड उल्टा होता जा रहा है कि दैट यू आर राइट टू क्वेश्चन, तो हर किसी को क्वेश्चन हम करते जा रहे हैं करके। तो ये हमको पहले ब्रेक करना चाहिए। अरे यस, यू कैन आस्क क्वेश्चन, बट मुझे लग रहा है स्टार्ट टू आस्क क्वेश्चन टू योर ओन सेल्फ मोर, एंड बिलीव मी, if you persist with that activity now, you will start to find answers, because finally it will boil down to you only. It is never about others, it is always about you. तो पहले तो क्वेश्चन खुद को करिए, दैट विल टेक यू टू राइट सेट्स ऑफ क्वेश्चन कि ऑर्गेनाइजेशन मुझे ये बता रहा है, बट अरे जो असाइनमेंट है अगर मैं उसमें बेटर कर रहा हूँ, जब मेरे साथ कोई भी सीनियर बात कर रहा है, अगर मैं उसको राइट इनपुट दे रहा हूँ, इनसाइड दे रहा हूँ, बिकॉज मेरे पास बच्चे ना सर आर्टिकलशिप जो कर रहे हैं, मैं दुबई में था, कुछ बच्चे हमारे साथ दुबई में थे आर्टिकलशिप में, तो बिजनेस इतने आइडियाज दिए उन्होंने साथ में जब हम रह रहे थे, माय गॉड अमेजिंग। तो राइट जैसे ही ऑब्वियसली जब असाइनमेंट आया वगैरह, मैंने उसको इन्वॉल्व करना चालू किया। जैसा भी इंडिया में भी जब हम काम कर रहे, देयर आर कपल ऑफ आर्टिकल्स, इतने अमेजिंग सर, प्रपोजल फीस कितना डालना है क्लाइंट को। तो जैसे वो बंदा सीए बना, ही वाज द फर्स्ट वन कि यार तू आ जा, इसी पे काम करते, साथ में काम करते हैं, ही इज वर्किंग विद अस। तो ऐसा हो जाता है कि आप आर्टिकलशिप में आप क्या बता रहे हो, आप सही में लीडरशिप रोल के लिए डिजर्व करते हो क्या, आप डिजायर कर रहे हो, बट डिजायर से ना पहले डिजर्विंग में आ जाओ। तो डिजायरिंग से डिजर्विंग में आने के लिए आपको इनपुट देने पड़ेंगे, सोचना पड़ेगा, दैट इज वन। सेकंड, जैसा बच्चे लोग आर्टिकलशिप में, अभी हर बच्चे का ड्रीम होता है कि मुझे सब कुछ करना है, या तो मुझे बिग फोर में जाना है, वो एक रास्ता है, या तो मुझे सब कुछ करना है। अब ये दो रास्ते में ना दो प्रॉब्लम है, एक तो बिग फोर में जाएंगे तो सिर्फ प्रोसेस ही सीखेंगे, तो मैनेजमेंट लेवल इनपुट्स वगैरह आपका कौन इनपुट लेने वाला है। आप अगर मैकडी में जाओगे, बर्गर अच्छी तरह से बनाना है, आप बता के दिखाओ, वो बर्गर अगर आपको तलना है ना तो 23 सेकंड तलना है, तो 23 सेकंड ही तलना है, 24 सेकंड नहीं हो सकता है वो। राइट। आपको अगर वो जो सॉस डालना है तो 10 ग्राम डालना है, तो 10 ग्राम ही डालना है, 11 नहीं हो सकता है, 9 नहीं हो सकता है। तो वहां प्रोसेस ओरिएंटेड बन गए बिग फोर में। जनरलिस्ट जब बनने जाते हो, स्मॉल फॉर्म में जाके सब कुछ सीखना है, अकाउंट ऑडिट वगैरह, तो वहां पर आप कभी भी एक फील्ड के चैंपियन नहीं बन पाते हो। लेकिन लाइफ में आपको कभी भी कुछ करना है, आपको एमबीए, मैनेजर वगैरह जो भी लाइफ में करना है, बिजनेस लीडर, स्टार्टअप, तो पहले आपके पास ना एक वर्टिकल स्पेशलाइजेशन आना चाहिए। क्यों? बिकॉज जब तक एंड टू एंड पता नहीं होता ना, तब तक आप ग्रो नहीं करते हो। जो अपना महाभारत का जो स्टोरी है, अश्वत्थामा, व्हाई ही गॉट किल्ड, बिकॉज ही न्यू टू गेट इन, नॉट टू गेट आउट। तो अपने बच्चे लोग ऐसे ही है, दे नो टू गेट इन, ऑडिट पता है, अकाउंटिंग पता है, इनकम टैक्स पता है, कंपनी लॉ पता है, एवरी फील्ड में दे नो टू गेट इन, बट दे डोंट नो हाउ टू गेट आउट। अभी जीएसटी में हमारे बच्चे जीएसटी एंड टू एंड उनको पता है, तो दे नो हाउ टू गेट इन एंड हाउ टू गेट आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो उससे क्या हो जाता है, जब आप वर्टिकल स्पेशलाइजेशन करते हो ना, यू कैन अप्लाई द सेम प्रिंसिपल टू लर्न एनीथिंग एल्स ऑल्सो, बिकॉज लाइफ के बेसिक प्रिंसिपल सेम है सर। आपको क्रिकेट खेलना है, प्रैक्टिस, आपको टैक्स समझना है, रीडिंग है, प्रैक्टिस, आपको कुछ भी फील्ड में जो भी करना है, चैंपियन बनना है, तो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑलवेज रिमेन सेम, स्टडी, एक्ट। तो ये चीज आप जब एक फील्ड में कंप्लीटली सीख लेते हो, समझ लेते हो, वो वर्टिकल स्पेशलाइजेशन आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो।
हमने खुद इंडियन जीएसटी सीखा, समझा, तो उसके पहले हम सर्विस टैक्स देखते थे, तो सर्विस टैक्स सीखा समझा तो जीएसटी सीख पाए, जीएसटी सीखा समझा तो हम दुबई में वैट इंप्लीमेंट करके आ गए 6 महीने में, फिर उसके बाद बहरीन में वैट आया तो वहां पर भी जाके आ गए 3 महीने में, अब उसके बाद फिर से इंडियन जीएसटी में काम कर रहे हैं। तो ये पॉसिबल क्यों होता है? यू कैन शिफ्ट योर सेल्फ फ्रॉम वन टू अदर बिकॉज यू आर वर्टिकली स्पेशलाइजिंग। तो मुझे लग रहा है कि पहले तो बच्चों को समझना चाहिए कि टू क्वेश्चन आवर ओन सेल्फ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, जो भी आपके थॉट प्रोसेस है उसको चेंज करो यार, वो पास्ट वाले थॉट प्रोसेस है, मुझे सब आना चाहिए, सब आना चाहिए, सब आना चाहिए। अभी आपको सिर्फ एक ही चीज बहुत जबरदस्त तरीके से करनी पड़ेगी सो दैट यू कैन स्टैंड ऑन दैट वन थिंग एंड देन डिसाइड टू जंप ऑन ईदर अदर और टू डीप डाइव अगेन इन दैट सेम फील्ड। बिकॉज आपको सरफेस पे रहना है तो जनरलाइजेशन करो, लेकिन डायमंड अगर ढूंढना है आपको, बिकॉज सरफेस पे कचरा मिलेगा, डायमंड ढूंढना है तो डीप डाइव करना पड़ेगा। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एड्रेस किया आपने। आर्टिकलशिप को लेके जब हम सेशंस करते हैं तो सबसे कॉमन डाउट ये होता है कि मेरे सीनियर्स बोल रहे हैं कि बड़ी फर्म में मत जाओ या ऐसी फर्म में मत जाओ जहां एक ही फील्ड आपको सिखाया जाता हो, आपको सारे फील्ड की नॉलेज होनी जरूरी है। तो मैं तो उनको मजाक में बोलता हूँ कि फिर सारे फील्ड की नॉलेज चाहिए थी तो तुम साइंस और कॉमर्स एक साथ लेते ना, बायो भी पढ़ते और अकाउंट्स भी पढ़ते। भाई सारे फील्ड की नॉलेज होनी जरूरी है, संस्कृत ऑनर्स भी कर लो, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग भी कर लो। करेक्ट तो करेक्ट मैं करेक्ट उसी तरीके से इस चीज को बोलता हूँ। एकदम बराबर सर। उसी में मैं जैसे ऐड करना चाहूंगा, लिटरली हम जो बैग है ना, सूटकेस में जैसा नहीं का भर भर के, अभी अपने जब बाहर हम घूमने जाते हैं तो भर भर के उसमें नहीं कैसा बैठ के उसको दबा के अपन भर के बैग पैक करते हैं, तो वैसा ना अभी हम स्टफ करते जा रहे नॉलेज को, वैसा स्टफ करके जाओगे नॉलेज को तो उसका कोई यूज नहीं है। एक ही नॉलेज लो यार, आपका सूटकेस जो है ना उसमें राइट नॉलेज भरो एंड उसके बेसिस पे आप घूमो। अभी तो भर भर के जो भी कचरा मिल रहा है डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, देन यू आर ट्राइंग टू ट्रैवल, आई डोंट थिंक यू विल गो फार। राइट, एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है कि ये भी मैं भी हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि बिफोर यू एक्सपेक्ट थिंग्स फ्रॉम अदर्स लाइक इंस्टीट्यूट लाइक योर फ्रेटर्निटी, स्टार्ट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योरसेल्फ। इंस्टीट्यूट या जो भी पूरी फ्रेटर्निटी है ना, उसको वो चल रहा है, वो बहुत स्लो चल रहा है और वो अपनी अपनी चाल से चलेगा। आप अपनी चाल खुद बनाइए, आप अपना थॉट प्रोसेस खुद बनाइए और उस पर चलिए। राइट सर? बराबर सर। यानी कि इंस्टीट्यूट इज लाइक अ व्हेल, तो व्हेल को रास्ता बदलने में टाइम लगता है। हम यानी कि एज आर्टिकल आप छोटी मछली हो, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है थोड़ी बड़ी मछली हो, आप इजीली घूम सकते हैं। आप आपका डायरेक्शन क्विकली चेंज करो। इंस्टीट्यूट वेल है तो बिकॉज उसको यार काफी सारी चीजें टेक केयर करनी है, इट विल टेक इट्स ओन टाइम, तो उसके ऊपर मत रहो, खुद डिसीजन बराबर लो एंड राइट डायरेक्शन में जाओ ना। राइट राइट, क्या बात है सर, काफी काफी बढ़िया डिस्कशन हुआ सर। इसको हम पार्ट 3 में भी कंटिन्यू करेंगे। अभी पार्टिंग वर्ड्स आपकी तरफ से, कोई भी स्पेशल मैसेज आपकी तरफ से, अगर हमारे स्टूडेंट्स के लिए, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए कुछ कहना चाहें, कोई भी मैसेज हो सर प्लीज। सर मैं एक बेसिक कहना चाहूंगा कि हम हर कोई ना आजकल इतना यानी कि बात करते हैं, एवरीबडी वांट्स टू मेक समथिंग वेरी बिग। सर मुझे $1 बिलियन का स्टार्टअप करना है, मुझे कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करना है, मुझे बड़ा करना है लाइफ में। बट मेरा जो बेसिक प्रिंसिपल है, जो एक्सपीरियंस रहा है ना, इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद वेरी 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 स्मॉल। तो हो सकता है कि इतना स्मॉल आपका हैबिट है कि जैसा आपका हाथ इतने बार मोबाइल की तरफ जाता है ना, उतने बार अगर आप बुक की तरफ आपका हाथ चला जाए ना, तो आप जिंदगी में क्या से क्या बन जाओगे। तो स्टार्ट विथ वेरी स्मॉल, कि जो आप आपका हाथ मोबाइल की तरफ जा रहा है ना, उसका सिर्फ उस हाथ को ना बुक की तरफ लेके जाओ। सो ऑलवेज स्टार्ट विथ स्मॉल एंड आई वुड से देन थिंक स्मॉल रादर देन थिंक बिग। प्लस मैं कहूंगा कि एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट वी शुड ऑलवेज थिंक व्हाट मेक्स अस टिक, लिटरली व्हाट मेक्स अस टिक। तो आइडेंटिफाई दैट थिंग। हो सकता है कि यार कभी कभी मुझे, आई डोंट नो, मुझे लगता है कि मुझे फेल्योर ने बहुत सिखाया है। तो जैसा फेल हो गया मैं एकदम ऐसा गुस्से से लाल बन जाता था, पढ़ाई करना अभी तो मैं छोड़ के आऊंगा, कितने बार मुझे एग्जामिनर फेल करेगा। तो वॉट एवर, समटाइम रिजेक्शन आपको रिजेक्शन कैन मेक यू फील वेरी बैड, मेक यू टिक। तो आइडेंटिफाई करो कि कौन सा बटन है आपका दब जाता है ना, तो आप एकदम चाबी की तरह, चाबी देने से आप चल जाते हो। आइडेंटिफाई करो, वो यूज करो आपके फेवर में। बहुत बार ये जब ऐसा हो जाता है तो लोग बिकॉज ऑफ क्या कहते हैं कि इमोशंस वगैरह ना, और कम इमोशन कर लेते हैं आपके थॉट प्रोसेस को आपके एक्शन पे। तो मुझे लग रहा है जैसे कोई रिजेक्शन आया, फेल्यूर आया, देन यूज इट एज अ स्टार्ट रादर देन समथिंग व्हिच इज स्टॉपिंग यू। ऑल दीज फेल्यूर्स, ऑल दीज रिजेक्शन आर टू स्टार्ट यू, दे आर नॉट टू स्टॉप यू। तो ये 2 मैसेजेस मैं सर शेयर करना चाहूंगा। राइट, क्या बात है सर। सर थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, आपने समय निकाला। और मैं तो सर चाहूंगा कि आप ना रेगुलर हमारे एक चैनल पे एक शो ही शुरू कर देता, प्रीतम मोहरे शो, राइट? तो बुलाते रहे आपको। और सर काफी अच्छा लगता है सर, इनिशियल कुछ बातें तो इतनी मोटिवेटिंग थी
कि मतलब मैं खुद भी कनेक्ट कर पाता हूँ कि जो मेरा थॉट प्रोसेस है, आप लोगों का भी थॉट प्रोसेस काफी हद तक मैच करता है। और अगर हम ये पास कर पाए अपनी यस यंग सर, जनरेशन यस को, सर। तो आई थिंक यही एक बिगर पर्पस जिसे बोलते हैं सीए बनने के बाद, वो यही होता है कि अपनी फ्रेटर्निटी को, अपने जूनियर्स को अच्छी तरह से हम लोग सर्व कर पाए। यस सर, सेम ईयर सर, एंड ऑब्वियसली जब भी आप बुलाएंगे इस तरह हम आ जाएंगे। राइट सर, ऑलवेज राइट। देयर। ओके गाइज, आई होप आप लोगों ने काफी एंजॉय किया। और प्लीज वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी, अब यहाँ तक पहुंच गए तो आपके अंदर बहुत पेशेंस है, क्योंकि लगभग हमने 56 मिनट्स के आसपास की रिकॉर्डिंग कर ली है। तो आप यहाँ तक अगर पहुंच गए हैं तो प्लीज सबके साथ शेयर कीजिएगा, अपने पूरे कमेंट्स जो है बताइएगा। और सर को भी बहुत अच्छा लगेगा पढ़ के, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग फीडबैक देते हैं और चीजें शेयर कीजिए। मैं और प्रीतम सर कोई बहुत बड़े हम एक्सपर्ट नहीं है, वी आर जस्ट शेयरिंग अवर लाइफ एक्सपीरियंसेस। हमारे साथ जो हुआ, हम जो देख रहे हैं, बस एक एक एडवांटेज मुझे लगता है जब मैं प्रीतम सर के साथ बैठता हूँ, तो हम लोग ना बस थोड़ा सा आपके साथ मिले हुए हैं, अपडेटेड है। आप यस एक सर। ऑर्थोडॉक्स सीए के साथ बैठेंगे ना, वो आपको बहुत अलग डिफरेंट बातें बताएंगे, शायद उसके उनको सुनने के बाद आपको हमसे नफरत हो जाएगी। लेकिन हम बस यही कोशिश करते हैं जो आपके लिए इस टाइम पे सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है, हम आपके सामने वो चीजें लेके आ पाए और आप लोग उस पे एक्शन ले पाए और अपनी लाइफ को आगे बढ़ा पाए। राइट सर? बिल्कुल सर।